Hello students, today we are going to solve some numericals related to quantitative genetics or polygenic inheritance. So first question is, two pure lines of corn have mean cob length 9 and 3 inches respectively. Means दो प्योर लाइंस हमें दी हैं, एक की लेंथ जो है वो 9 है और एक की है 3 इंचेस. द पॉलीजीन्स इन्वॉल्व इन दिस ट्रेट एग्जिबिट एडिटिव जीन एक्शन. पॉलीजीन्स में हम एडिटिव एक्शन लेते हैं. Crossing these two lines is expected to produce a progeny population with mean cob length. जो progeny आएगा उसका mean cob length कितना है, हमें ये कैलकुलेट करना है और ये हमें सारे इंचेस में दे रखे हैं. सो हमें ये दिया है कि दो प्योर लाइंस हैं, बट ये नहीं बताया कि जो 9 है वो किसकी है और जो 3 है किसकी है. तो हम एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये कॉब लेंथ है तो इसका मतलब जिसकी ज़्यादा है हम उसको लॉन्ग मान लेते हैं और जिसकी ये है इसको शॉर्ट मान लेते हैं. तो अब हम ये कह सकते हैं अगर मीन कॉब लेंथ लॉन्ग है, प्योर लाइंस है, तो इसका मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव हम लेंगे. जो लॉन्ग है उसको हम 9 इंचेस ले लेते हैं. मीन्स यहाँ पे आपको जो लेंथ मिल रही है कॉब की वो एल से हमें क्या मिल रहा है 9 इंचेस. और अगर स्मॉल एल लेते हैं तो हमारे पास जो आएगी वो क्या आएगी 3 इंचेस. सो इसका मतलब ये दो प्योर लाइंस का क्रॉस किया गया और पॉलीजीन्स इसमें इन्वॉल्व है. मतलब एल एल स्मॉल एल सब हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये पॉलीजीन्स हैं. क्रॉसिंग दीज टू लाइंस एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ प्रोजेनी पॉपुलेशन विद. अगर हम इनको क्रॉस करते हैं तो आपके पास जो प्रोजेनी आएगा उसका जीनोटाइप ये हो गया. तो हमें इसका कॉब लेंथ निकालना है कि क्या आएगा इंचेस में. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि इसमें एक आपके पास डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव है. इसका मतलब हमें दोनों एलील्स का कंट्रीब्यूशन क्लियर पता होना चाहिए, तब हम इस प्रोजेनी का कॉब लेंथ निकाल सकते हैं. सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो 9 इंचेस आपको मिलता है और 2 एलील्स हम कंसीडर कर रहे हैं. दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एल हम क्या ले लेंगे, जितनी टोटल है आपके पास लेंथ 9/2 कर देंगे क्योंकि दो एलील्स हम कंसीडर कर रहे हैं. डिवाइड बाय 2 करेंगे इसलिए, और 9/2 मीन्स 4.5 आ गया. और ऐसे ही हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे ऑफ स्मॉल एल. रिसेसिव एलील का कंट्रीब्यूशन टोटल आपके पास लेंथ ये है, दो एलील्स हैं, इसका मतलब 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 1.5 आ जाएगा. अब हमें कैपिटल एल का भी कंट्रीब्यूशन पता है और हमें स्मॉल एल का भी कंट्रीब्यूशन पता है. कैपिटल एल का कंट्रीब्यूशन हो गया, मतलब हम अब टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे 4.5 और स्मॉल एल हो गया 1.5. दैट मीन्स टोटल हमारे पास आंसर आ गया 6 इंचेस. सो मीन कॉब लेंथ क्या आ जाएगी 6 इंचेस. दैट मीन्स द राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन. Next question is from December 2017. So question is, two inbred line of beans were intercrossed. Inbred lines हैं. In F1 the variance in bean length was measured as 2. क्योंकि हमें इनब्रेड लाइंस दे रखा है इसका मतलब इनके जीनोटाइप में कोई डिफरेंस नहीं है. जो भी वेरिएंस आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से. दैट मीन्स जो F1 में वेरिएंस दे रखी है हम उसे VE कंसीडर कर सकते हैं. VE की वैल्यू हम दे रहे हैं कितनी 2, जो F1 के केस में वेरिएंस मिली है. नाउ F1 were self to obtain F2 and variance in bean length in F2 was 7. अब F2 जनरेशन में जो वेरिएंस आएगी वो तो टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस है क्योंकि आप इसमें जीनोटाइप्स भी चेंज होंगे. F1 की सेल्फिंग कर रहे हैं दोनों F1 के और दोनों F1 जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे. सो जो वेरिएंस है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी है और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी है. तो इसका मतलब जो हमें F2 में वेरिएंस दे रखी है उसको हम फिनोटाइपिक वेरिएंस लेंगे, दैट इज 7. सो अगर हमें ब्रॉड हेरिटेबिलिटी निकालना है बीन लेंथ का, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी जो होता है वो हम h स्क्वायर से निकालते हैं जिसको हम Vg/Vp लिखते हैं. तो अब हमें Vp तो पता है लेकिन हमें फैक्टर कौन सा चाहिए, Vg जो जेनेटिक वेरिएंस है वो चाहिए. जेनेटिक वेरिएंस हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है Vp इज इक्वल टू Vg प्लस Ve. तो आपके पास Vp 7 गिवन है, Vg हमें कैलकुलेट करना है और Ve जो एनवायरमेंटल वेरिएंस है उसका जो वैल्यू है वो 2 है. दैट मीन्स यहाँ से जेनेटिक वेरिएंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5. फर्स्ट केस में इनब्रेड लाइंस थी तो जेनेटिक वेरिएंस नहीं थी, सिर्फ जो वेरिएंस थी वो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से थी. सेकंड F2 में था वो टोटल वेरिएंस हम लेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी और जेनेटिक भी, तो उसको हमने VP कह दिया. आपको VP पता है, VE पता है, तो वहां से हम VG की वैल्यू निकाल सकते हैं. VG की वैल्यू हमें मिल गया 5. सो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो VG की जगह हम पुट कर सकते हैं 5 और VP हमें ऑलरेडी पता है 7. सो अगर हम 5/7 को सॉल्व करें तो आपके पास आंसर 0.71 आ जाता है. दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द राइट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन.
Next question is from June 2015 exam. So question is, in an experiment, clones of a plant are grown in a field. The plants were observed to be of different heights. ये क्वेश्चन में हमें क्लियर लिया है क्लोन्स. क्लोन्स का मतलब ये हुआ कि वो जेनेटिकली सेम है. Then when a graph was plotted for frequency of plants, y एक्सिस पे हमें दिया है कि frequency of plants लिया गया है and against different heights, x एक्सिस पे height लिया गया है. A bell shaped curve was obtained. हमें ये ग्राफ मिलता है, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लांट्स और अगर हम हाइट के बीच में प्लॉटिंग करते हैं तो आपको एक बेल शेप्ड ग्राफ मिलता है. एक तरह से हमें पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस उसमें हो रही हैं. देन फ्रॉम द अबव इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑब्जर्व्ड वेरिएशन इन हाइट इज ड्यू टू. ये जो वेरिएशन है हाइट में वो किसकी वजह से है. अब ये एक पॉलीजेनेटिक ट्रेट है या नहीं वो हम इसके बेसिस पे क्लियरली नहीं कह सकते क्योंकि हमें क्लोन्स दे रखे हैं. तो हम इसका मतलब जीनोटाइप्स, हमें डिफरेंट जीनोटाइप्स के बेसिस पे हाइट पे कोई डिफरेंस आ रहा है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है. क्लोन्स लिया है तो इसका मतलब हम ये मानते हैं वो जेनेटिकली सेम है, जो भी जीनोटाइप है पर्टिकुलर वही जीनोटाइप है, फिर भी वेरिएशन मिल रहा है. तो चांसेस हैं कि हम पॉलीजेनेटिक ट्रेट है या नहीं हम ये क्लियरली नहीं कह सकते. एनवायरमेंटल इफेक्ट है, यस ये तो क्लियर पता चल रहा है क्योंकि जीनोटाइप सबका सेम है फिर भी वेरिएशन मिल रहा है हाइट में, तो ऑब्वियसली एनवायरमेंटल वेरिएंस जरूर है. देन वेरिएशन इन जीनोटाइप, अगेन जीनोटाइप में वेरिएशन नहीं हो सकता क्योंकि क्लोन्स हैं ये, तो ये वाला फैक्टर भी हम नहीं ले सकते. इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट ऑन डिफरेंट जीनोटाइप्स, एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस है लेकिन जीनोटाइप भी सेम है, डिफरेंट जीनोटाइप्स हमें गिवन नहीं है क्योंकि क्लोन्स हैं ये दिए हुए. इसका मतलब ये वाला फैक्टर भी हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो आपके पास जो बेस्ट चॉइस रह जाती है कि क्यों हमें कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस मिलती हैं या इतनी वेरिएशंस मिलती हैं इवन दो कि सभी प्लांट्स का जेनेटिक मेकअप सेम है, वो इस वजह से क्योंकि उसके ऊपर किसका इफेक्ट है, एनवायरमेंट का. सो द राइट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन. Next question is from June 2016 exam. Question is, which of the following statements is incorrect? हमें incorrect statement बताना है. That means बाकी 3 options जो हैं उनमें correct statement दिया होगा. So first option is quantitative inheritance results in range of measurable phenotypes for a polygenic trait. ऑब्वियसली अगर क्वांटिटेटिव है और पॉलीजेनिक ट्रेट हम ले रहे हैं तो इसका मतलब उनका एडिटिव इफेक्ट है और वो मोस्टली कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस देते हैं. कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस देंगे तो आपको एक रेंज मिलेगा. Then that means this correct statement is correct. Then second is polygenic trait often demonstrate continuous variation. Yes हम मानते हैं polygenic trait होता है तो वो mostly continuous variations देता है. हमने mostly लिखा है, इसका मतलब ये भी clear है कि हमेशा polygenic से आपको continuous variations मिले ऐसा जरूरी नहीं है, but most of the time it is obtained that polygenic trait जो होता है वो हमेशा continuous variations देता है. Certain alleles of quantitative trait loci, QTLs जिन्हें हम कहते हैं, have an additive effect. QTLs बेसिकली वही इंटरेक्टिंग जीन्स हैं जो पॉलीजेनिक इफेक्ट देते हैं. सो पॉलीजेनिक अगर वो इफेक्ट देते हैं तो एडिटिव इफेक्ट आपको मिलेगा, ये मोस्टली कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस देते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. देन fourth statement is alleles governing quantitative traits do not segregate and assort independently. ऐसा हमने नहीं कहा कभी भी नहीं कि क्वांटिटेटिव अगर ट्रेट्स हैं तो वो असॉर्टमेंट नहीं करते या वो सेग्रीगेशन नहीं करते, वो करते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि उनकी वजह से क्वांटिटेटिव में मोस्टली हमें कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस मिल सकती हैं और जो एलील्स हैं या जीन्स हैं उनका एडिटिव इफेक्ट हो सकता है. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो दिया है वो इनकरेक्ट. क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के जो जीन्स हैं वो भी सेग्रीगेट करते हैं और असॉर्टमेंट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली. सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हमें ढूंढना था दैट इज द फोर्थ ऑप्शन.